हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग सीखते हैं एल्युमिनियम के निष्कर्षण को। हालांकि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बता भी रखा है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे होता है। सबसे पहले तो एल्युमिनियम के बारे में आप जानते हैं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है और इसका संकेत एल्युमिनियम का क्या है, Al। नाम क्या है इसका, एल्यूमिनियम। इसका जो परमाणु संख्या है, यानी जिसको कि हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, वो होता है 13। अब बात करते हैं इसके प्रमुख ओर्स की, यानी मेन ओर्स, प्रमुख अयस्क की। इसका सबसे प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड, और बॉक्साइड से ही इसका क्या होता है, निष्कर्षण होता है। बॉक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है Al2SO4 सॉरी Al2O3 इंटू 2H2O। इसके अलावा इसका जो है एक है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का सूत्र हो जाएगा Na3AlF6 AlF6। उसके बाद एक है कोरंडम। कोरंडम का फॉर्मूला होता है Al2O3। अब देखिए, जब भी हम धातु का निष्कर्षण करते हैं तो सबसे पहले हम अयस्क को पृथ्वी से निकालते हैं, फिर अयस्क में जो अशुद्धियां होती है उसे निकालते हैं, जिसे अयस्क का सांद्रण कहते हैं। फिर शुद्ध अयस्क से धातु का ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। धातु का ऑक्साइड जब हमें प्राप्त होता है तो धातु के ऑक्साइड का करते हैं अवकरण, और फिर हमें धातु प्राप्त होता है, और जो धातु प्राप्त होता है उसको और शुद्ध करते हैं, यानी उसका शोधन करते हैं। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जो है वो धातु कर्म कहलाती है। सबसे पहले यहाँ पर एल्युमिनियम का जो अयस्क हम लोग लेंगे वो अयस्क होगा बॉक्साइड, और बॉक्साइड का फार्मूला जैसा कि हमने आपको बता रखा है Al2O3 इंटू 2H2O। अब इसका सांद्रण जो होता है वो निच्छालन विधि से होता है, और निच्छालन के बाद धातु का ऑक्साइड में के रूप में हमें Al2O3 प्राप्त होता है। फिर Al2O3 जो है हमारा, इसी का हम लोग डायरेक्ट शोधन कर लेते हैं वैद्युत अपघटन विधि से, और वैद्युत अपघटन करने से कैथोड पे हमें जो है क्या प्राप्त होता है, एल्युमिनियम। तो चलिए उसको हम लोग देखने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं निच्छालन विधि को। देखिए, निच्छालन एक ऐसी प्रक्रिया है, सबसे पहले तो यह अयस्क के सांद्रण की एक रासायनिक विधि है। इस विधि में जो होता है, अयस्क को ऐसे विलायक में घोला जाता है जिसमें अयस्क घुल जाता है परंतु उसकी अशुद्धि नहीं घुलती, अशुद्धि नीचे बैठ जाती है। फिर कुछ समय बाद ये हमें पता चलता है कि जो अशुद्धि नीचे बैठ गई है उसको छान करके अलग कर लेते हैं, और जो छनित्र बचा द्रव होता है उस द्रव को उचित प्रक्रिया के द्वारा उससे जो शुद्ध अयस्क है उसे प्राप्त कर लिया जाता है। इसे ही निच्छालन कहते हैं। तो जो हमारा बॉक्साइड है Al2O3 इंटू 2H2O, इसे सबसे पहले गर्म करके इससे Al2O3 प्राप्त किया जाता है। अभी ये अशुद्ध Al2O3 होता है। इसे जो होता है NaOH के घोल में अच्छी तरह घोल देते हैं, जिससे ये घुल जाता है और सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, और साथ में जल बनता है। ये सोडियम एल्यूमिनेट जल के साथ आपस में कुछ देर तक छोड़ने पर एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बना लेता है और साथ में NaOH द्रव बन जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब और अधिक गर्म किया जाता है तो हमें पुनः Al2O3 प्राप्त होता है, और साथ में जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये जो Al2O3 है ये है बॉक्साइड से प्राप्त, बॉक्साइड को गर्म करके, तो ये अशुद्ध बॉक्साइड है, और यह है शुद्ध बॉक्साइड। इसको हम लोग एल्यूमिना कहते हैं। शुद्ध बॉक्साइड के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं एल्यूमिना। अब इस एल्यूमिना का हम वैद्युत अपघटन करा देते हैं और हमें शुद्ध जो होता है एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है। तो वैद्युत अपघटन की क्रिया में एक हम लोग बीकर लेते हैं, और इस बीकर, ये लोहे का बीकर होता है जिसे अंदर से कार्बन के द्वारा स्तरित कर दिया जाता है। लोहे के बीकर को जब हम कार्बन द्वारा स्तरित कर देते हैं तो यह जो होता है कैथोड का काम करता है, और एनोड के रूप में हम ग्रेफाइट की छड़ों का एक समूह होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार समूह होता है, और ये जो समूह होता है ग्रेफाइट की छड़ का, इसका इस्तेमाल होता है किसके रूप में, तो इसका होता है एनोड के रूप में।
अब इसमें हम लोग इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में हम लोग एल्यूमिना यानी Al2O3 और साथ में क्रायोलाइट यानी Na3Al(F6) का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं, तो क्रायोलाइट जो है ये दो मुख्य काम के लिए क्रायोलाइट मिलाते हैं। पहला तो Al2O3 के गलनांक को ये कम कर देता है, यानी बहुत कम बिजली पर ये पहले जितना विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये टूटता, अब उतना विद्युत धारा नहीं लगता है, अब उससे कम ही विद्युत धारा पर ये टूट जाएगा। पहला बात यही मतलब मेन काम है कि Al2O3 के गलनांक को क्या करता है, कम करता है वैद्युत अपघटन में मदद करता है। यही दो कारण है, हालांकि दोनों एक ही कारण है कि कम करता है और इस प्रकार ये वैद्युत अपघटन में मदद करता है, तो इसीलिए हम लोग क्रायोलाइट को मिलाते हैं वैद्युत अपघट्य के रूप में एल्यूमिना के साथ। अब देखिए एल्यूमिना जो है ये टूटेगा तो Al3+ बनाएगा और साथ में O2- बनाएगा। अब जो प्लस वाला होता है ये ऋणायनिक जगह पे जाता है, यानी कैथोड पर जाता है, और कैथोड पर ये एल्युमिनियम धातु के रूप में प्राप्त होता है। और जो ये ऑक्सीजन है ये एनोड पर जाता है, और एनोड पर ये ऑक्सीजन गैस के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं तांबे के निष्कर्षण को। तांबा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर भी बोलते हैं। तो कॉपर का निष्कर्षण किस प्रकार होता है, तो कॉपर का सबसे पहले कॉपर का सूत्र संकेत क्या होता है, Cu होता है, ये आप जानते हैं। कॉपर का सबसे प्रमुख अयस्क क्या, कॉपर पाइराइड, जिसका सूत्र होता है CuFeS2। CuFeS2 जो है इसका मुख्य अयस्क है। इसके और भी अयस्क हैं जैसे मैलेकाइट, एक होता है कैलेमाइन। कैलेमाइन जो अयस्क है, कैलेमाइन का सूत्र होता है ZnCO3। तो कैलेमाइन किसका अयस्क है, जिंक का। जबकि मैलेकाइट का सूत्र होता है CO3 × CuOH का होल ट्वाइस, तो ये होता है मैलेकाइट जो कि है तांबा का अयस्क। उसके बाद कॉपर ग्लांस जिसका सूत्र होता है CuS, और क्यूप्राइट जिसका सूत्र होता है Cu2O। ये सारे तांबे के अयस्क हैं। अब देखिए कॉपर का निष्कर्षण जो होता है कॉपर पाइराइड से होता है, और इसका सूत्र कॉपर पाइराइड का होता है CuFeS2। इसमें आपको S यानी सल्फर दिख रहा है, तो सल्फर अगर है तो ये सल्फाइड अयस्क है। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं अशुद्ध अयस्क से शुद्ध अयस्क बनाते हैं, जिसे हम लोग अयस्क का सांद्रण कहते हैं। तो इसका सांद्रण जो होता है वो फेन प्लवन विधि के द्वारा होता है, इसका तांबा का। उसके बाद जब इसका सांद्रण होता है फेन प्लवन विधि से, तो सल्फाइड अयस्क से धातु का ऑक्साइड यानी CuO किस प्रक्रिया से बनाते हैं, तो भर्जन विधि से बनाते हैं। तो भर्जन विधि जो होता है इसमें परावर्तनीय भट्ठी में होता है, CuFeS2 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे CuS, FeS और SO2 बनता है। अब देखिए CuS जो बना, इस CuS जो हमारा बनता है यह है कॉपर का सल्फाइड अयस्क। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक हम लोग यूज़ करते हैं बात्या भट्टी, जिसमें इसके जो जैसे FeS जो बना और SO2 जो है, तो ये FeS जो होता है यहाँ पे क्या होता है, गंदगी के रूप में बनता है, यानी अशुद्धियाँ हैं। तो FeS को बालू और कोक के साथ एक भट्टी में मिलाते हैं जिसका नाम है बात्या भट्टी। उसमें हालांकि सारे चूर्ण को मिलाते हैं, तो FeS ऑक्सीजन के साथ गर्म होकर FeO बनाता है। FeO यानी बालू का सूत्र क्या होता है SiO2, इससे रिएक्शन करके बना लेता है FeSiO3। ये हमने आपको कई बार ये वाला रिएक्शन बताया है। तो अगर आपको इसको समझना है तो देखिए, इसको हम लोग क्या किए, कॉपर पाइराइड को जब हम लोग किए गर्म ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमारे पास CuS बना, FeS बना और साथ में बन गया SO2। तो देखिए हमको इससे कम है, ये दोनों तो हमारे लिए क्या, ये तो गैस है, गैस तो सीधे बनते ही उड़ जाता है। अब इसको हटाने के लिए इस पूरे मिश्रण को क्या करते हैं हम लोग, बात्या भट्टी में डालते हैं। तो बात्या भट्टी में डालते हैं तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर FeO बनाता है।
अब इस FeO को हटाने के लिए बात्या भट्टी में बालू मिलाते हैं। बालू का सूत्र होता है SiO2। तो ये SiO2 से रिएक्शन करके FeSiO3 का निर्माण करता है, जो कि धातुमल है। यानी ये दोनों धातुमल के रूप में क्या हो जाता है, बात्या भट्टी से अलग हो जाता है। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, तो अब हमारे पास बच जाएगा CuS। अब हमारे पास CuS बच जाएगा, जो कि हमारा क्या है, एक प्रोडक्ट है। Cu2S बच जाएगा। तो देखिए बात्या भट्टी में जब हमने FeS को मिलाया बालू के साथ और कार्बन के साथ, तो ये क्या हो गया, FeO बनाया, और जो कि धातुमल के रूप में बाहर निकल गया। अब हम लोग बेशेमर भट्टी में क्या करते हैं, Cu2S को डालते हैं। तो ये ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है। देखिए Cu2S ऑक्सीजन से भी क्रिया किया। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, ये भी एक तरह का भर्जन ही है। और भर्जन में क्या होता है, सल्फाइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होते हैं, गर्म होके और धातु ऑक्साइड बनाते हैं। तो धातु ऑक्साइड के रूप में क्या बना, Cu2O बना, और साथ में SO2 जो कि उड़ जाएगा। अब Cu2O जो है, इसकी अभिक्रिया पुनः Cu2S से कराते हैं, तो हमें Cu प्राप्त होता है, जो कि है फफोलेदार तांबा, और जो कि 98% शुद्ध होता है। फिर भी इसे और शुद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शोधन प्रक्रिया के लिए वैद्युत अपघटन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एनोड के रूप में अशुद्ध तांबा का मोटा छड़ लेते हैं और शुद्ध तांबा को कैथोड बनाते हैं, और वैद्युत अपघट्य के रूप में लेते हैं CuSO4। और जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो धीरे धीरे ये पतला होते जाता है, और ये कैथोड पर जो है अशुद्ध तांबा, इसकी अशुद्धियाँ नीचे मड के रूप में, एनोड मड इसको कहते हैं, जो अशुद्धियाँ होती है वो नीचे बैठ जाती है, और ये शुद्ध तांबा धीरे धीरे यहाँ से विद्युत अपघट्य में आता है, और विद्युत अपघट्य से कैथोड पर जमा होते जाता है। तो ये और भी ज़्यादा शुद्ध होता है। आपसे पूछता है कभी कभी बेसेमरीकरण किसे कहते हैं, तो बेसेमर भट्टी में अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में बदलने की क्रिया को, या फिर धातुओं से अशुद्धता निकालने की प्रक्रिया को बेसेमरीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ये दे सकते हैं। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि तांबा का निष्कर्षण किस प्रकार होता है। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं जस्ता का निष्कर्षण। तो जस्ता का संकेत होता है Zn, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 30 होता है, और इसका प्रमुख अयस्क है ZnS जिंक ब्लेड, और दूसरा इसका प्रमुख अयस्क है कैलेमाइन, जिसका सूत्र होता है ZnCO3, और एक है ZnO जिसको जिंकाइट कहते हैं। तो इसका जो निष्कर्षण है वो कैलेमाइन और जिंक ब्लेड से होता है। अब चूंकि ये भी सल्फाइड अयस्क है, तो इसका भी सांद्रण जो होता है किस विधि से होता है, फेन उत्प्लवन विधि से। और फेन उत्प्लवन विधि से सांद्रित अयस्क से धातु का ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके, जिस घटना को हम लोग कहते हैं भर्जन। तो भर्जन के द्वारा हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ZnO। अब उसके बाद प्रगलन या स्मेल्टिंग प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ZnO है उसको कार्बन की मदद से अपकृत करके Zn प्राप्त करते हैं, और इसका जो शोधन है Zn का वो किस विधि से किया जाता है, तो इसका शोधन जो है वो आसवन विधि से करते हैं। आसवन विधि का मतलब है इसको गर्म करेंगे और इसका क्या बन जाएगा, भाप। अब अशुद्धियों का तो भाप नहीं बनेगा, तो अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाएगी, और ये क्या होगा, भाप बन जाएगा, जिसे पुनः ठंडा करके Zn शुद्ध Zn प्राप्त कर लेते हैं, और इसकी अशुद्धियाँ नीचे ही बैठ जाती हैं। जैसे ये हमारा कोई का मतलब मान लीजिए नली है, इसमें Zn लिए, इसको खूब गर्म किए, तो इसको गर्म करेंगे तो इसका भाप बनेगा Zn। अब इसको दूसरी परख नली में यहाँ पे लाके ठंडा करेंगे तो पुनः हमें Zn धातु मिलेगा। अब ये Zn ही भाप बना, इसकी अशुद्धियाँ यही रह गई, तो ये क्या हो गया, शुद्ध। इस घटना को क्या कहेंगे, आसवन विधि द्वारा शुद्ध करना। अभी एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट की भूमिका जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें पहला देखिए विद्युत अपघट्य का काम करता है, और एल्यूमिना के गलनांक को घटा देता है, और विद्युत अपघटन की ऊर्जा भी बचाता है। पहले अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगता है तो ये कम लगता है, और इसका सूत्र जो होता है वो हम बता दिए, Na3Alf6 जो होता है, किसका सूत्र होता है, तो क्रायोलाइट का। तो ये एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में काम आएगा। इसके अलावा जो है कैलेमाइन से भी जस्ता का निष्कर्षण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कैलेमाइन है तो ZnCO3 है, तो ZnCO3 का जब हम लोग गर्म करेंगे तो ZnO बनेगा, और साथ में CO2 बनेगा, और फिर जो ZnO बनेगा इसको क्या करेंगे हम लोग, कार्बन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो Zn बनेगा और CO2 बन जाएगा पुनः, और जो ये Zn है इसे आसवन विधि से फिर से क्या कर लिया जाएगा, शुद्ध कर लिया जाएगा। तो जस्ते का निष्कर्षण जिंक ब्लेड और कैलेमाइन दोनों से किया जाता है।
एक लोहे का निष्कर्षण आता है, तो लोहे का निष्कर्षण भी एक्चुअली हम बता ही रखे हैं। लोहा का संकेत Fe होता है। इसका जो है परमाणु संख्या यानी Z जो होता है वो 26 होता है। अब इसके बारे में बात करें इसका प्रमुख अयस्क, तो इसका हेमाटाइट जो है प्रमुख अयस्क है, जिसके द्वारा हेमाटाइट का सूत्र होता है Fe2O3 और इसी से लोहे का निष्कर्षण होता है। इसके अलावा इसका सूत्र मतलब इसका और अयस्क है मैग्नेटाइट, सीडेराइट, सीडेराइट भी है। मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है Fe3O4 और सीडेराइट का होता है FeCO3। और इसके अलावा एक होता है आयरन पायराइट। आयरन पायराइट का जो सूत्र होता है, आयरन पायराइट का सूत्र जो होता है वो होता है FeS2। कॉपर पायराइट का सूत्र होता है CuFeS2। आयरन पायराइट का क्या होता है FeS2। अब हेमाटाइट को हम लोग बात्या भट्टी में लेते हैं। बात्या भट्टी में एक्चुअली 3 चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर होते हैं? 3। बात्या भट्टी में जब हम लोग इसको लेंगे तो बात्या भट्टी में हेमाटाइट के साथ चूना पत्थर और बालू लेते हैं। ये 3 चीज को, बालू नहीं, चूना पत्थर के साथ हम लोग क्या लेते हैं? कोक यानी कार्बन लेते हैं। इस तीनों को चूर्ण बना के इसमें डालते हैं। तो पहला जो चेम्बर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 1070 केल्विन होता है। दूसरा जो चेम्बर होता है इसका जो होता है तापमान 1270 से 1570 केल्विन होता है। और तीसरा जो चेम्बर होता है इसका 2170 केल्विन होता है ताप। अब यहाँ पे 2 मतलब ओपनिंग होती है बाहर निकलने के लिए, जिसमें नीचे के ओपनिंग से शुद्ध लोहा जो होता है, कच्चे लोहे के रूप में शुद्ध लोहा बाहर आता है और ऊपर से धातुमल बाहर आता है। अब धातुमल के रूप में क्या आता है तो देखिए, हेमाटाइट में जो अशुद्धि होती है वो बालू होती है और बालू का सूत्र होता है SiO2। और जो इसमें चूना डालते हैं, चूना जो होता है चूना पत्थर, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। बात्या भट्टी में ये क्या होता है, गर्म हो जाता है और ये टूट कर देता है CaO और CO2। और जो ये CaO है उस बालू से जो कि इसमें अशुद्धि के रूप में पाया जाता है उससे रिएक्शन करके CaSi ये बना लेता है CaSiO3। और ये क्या है? धातुमल है, जो कि धातुमल हमारा जो है बात्या भट्टी में इस वाले ओपनिंग से होकर बाहर निकल जाता है। तो ये काम होता है चूना पत्थर का। कोक जो होता है कोयला, वो सबसे नीचे वाले चेम्बर में आता है और ऑक्सीजन से भी क्रिया करके CO2 बनाता है। फिर ये सेकेंड चेम्बर में जो CO2 है ये पुनः कार्बन से भी क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। अब प्रथम चेम्बर में आके जो हेमाटाइट होता है ये इसी से कोक रिएक्शन करके मैग्नेटाइट बनाता है और साथ में CO2 गैस बनता है। और पुनः ये मैग्नेटाइट जो है Fe3O4 ये पुनः इससे रिएक्शन करके लोहा का आयरन ऑक्साइड बनाता है और साथ में CO2 बनता है। ये आयरन ऑक्साइड जो है सेकेंड वाले चेम्बर में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके कच्चा लोहा यानी Fe बना देता है। इसका बचा हुआ जो हिस्सा होता है वो थर्ड वाले चेम्बर में आता है FeO और पुनः CO से रिएक्शन करके Fe प्लस CO2 बनाता है। अब ये जो बना हुआ लोहा है वो कच्चे लोहे के रूप में बाहर आता है। ये थर्ड चेम्बर में कार्बन जो है कार्बन यानी कोक जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, क्योंकि थर्ड चेम्बर में ही हम लोग क्या करते हैं, वायु को प्रवाहित करते हैं। और ये जो भट्टी है इसे बात्या भट्टी कहते हैं। बात्या भट्टी में इस प्रकार से क्या होता है, आयरन का लोहे का निष्कर्षण होता है। तो आई होप कि ये बात भी आप समझ गए होंगे। तो ये मोटा मोटा 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था इस चैप्टर से, जिसका नाम है तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत। अब इस चैप्टर में 2 नंबर के जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे खनिज किसे कहते हैं, तो भूपर्पट्टी के नीचे पाए जाने वाले धातु युक्त पदार्थ को, जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा होगी उसे खनिज कहते हैं। परंतु हर एक में कभी धातु की मात्रा कम होती है कभी अधिक। तो अगर कम धातु की मात्रा वाला पदार्थ को खींच करके निकाले तो उसके निकालने में ही, उसके खनन में ही इतना पैसा खर्च हो जाएगा कि उसको बेचकर भी उतना पैसा हम नहीं कमा सकते हैं। तो जिस खनिज से धातु को प्राप्त करना लाभकारी होता है उसे कहते हैं अयस्क। लेकिन जब अयस्क निकालते हैं तो अयस्क में बहुत सारी अशुद्धि होती है, जैसे बालू, मिट्टी, कंकर, ये सब। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग अधात्री कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में गैंग कहा जाता है।
अब इस गैंग को निकालने के लिए अयस्क की अशुद्धि में हम लोग जिस पदार्थ को मिलाते हैं उसको फ्लक्स या गालक कहते हैं। गालक या फ्लक्स जो होता है अशुद्धि के साथ मिलकर के जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसे धातुमल कहते हैं। तो ये सारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि धातुमल या फिर स्लैग किसे कहते हैं, या फ्लक्स या गालक क्या होता है, धात्री या गैंग क्या होता है। इसके अलावा देखिए अयस्क के सांद्रण की विधि में, अयस्क के सांद्रण की विधि में दो विधि, एक तो निच्छालन जो कि हमने आपको अभी इसी वीडियो में शुरू में बताया कि निच्छालन क्या होता है, एल्युमिनियम एक अयस्क के सांद्रण की रासायनिक विधि, और एक होता है फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि या फेन उत्प्लवन विधि ये जो होता है, जो फेन उत्प्लवन विधि जो होता है इसे हम लोग झाग उत्प्लवन विधि भी कहते हैं, और एक होता है निच्छालन विधि। निच्छालन विधि रासायनिक है और ये भौतिक विधि है। इसमें क्या होता है कि जैसे विलयन है, तो विलयन में हम लोग क्या करते हैं, सल्फाइड एस को डाल देते हैं और साथ ही विलयन में तेल डाल देते हैं, और तेल के साथ फेन अस्थायी कार्य के रूप में एनिलीन 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 और क्रिसॉल डाल देते हैं। एनिलीन और क्रिसॉल डालते हैं ताकि जो फेन बनेगा वो ज़्यादा समय तक रहे। और तेल डालने के बाद इस विलयन में क्या करते हैं, अयस्क सल्फाइड अयस्क का चूर्ण डाल देते हैं और किसी माध्यम से इसमें वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं। ऐसा करने से इसमें झाग यानी फेन बनता है, और फेन के ऊपर सल्फाइड अयस्क के कण चिपक जाते हैं, क्योंकि सल्फाइड अयस्क के कण क्या होते हैं, बहुत ही हल्का होते हैं जो फेन पर चिपक जाते हैं। अब इस फेन को कांच करके अलग कर लिया जाता है, और अलग करने के बाद उसमें अम्ल मिलाते हैं, जैसे HCl या कोई सा भी अम्ल मिलाने के बाद ये फेन जल्दी सूख जाता है, या फिर डायरेक्ट भी इसे धूप में सुखा सकते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। सूखने के बाद शुद्ध अयस्क के कण जो है हमें प्राप्त हो जाते हैं। इस विधि को हम लोग कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन विधि यानी फेन प्लवन विधि। तो अयस्क के सांद्रण की ये दो विधि महत्वपूर्ण है। अब सांद्रित अयस्क से धातु के ऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए हम लोग दो विधि अपनाते हैं, पहला भर्जन या फिर जारन, और दूसरा जो होता है वो होता है निस्तापन। तो भर्जन में क्या होता है, सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके धातु का ऑक्साइड बनाया जाता है, और निस्तापन में जो अयस्क क्या होते हैं, कार्बोनेट अयस्क होते हैं, उसे सीधे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके धातु के ऑक्साइड बना दिया जाता है। तो यही होता है निस्तापन और भर्जन। निस्तापन या जारन में अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, और जबकि निस्तापन में अयस्क को सीधे गर्म करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। भर्जन में सल्फाइड अयस्क का सल्फाइड अयस्क से धातु ऑक्साइड बनता है, जबकि निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क से धातु ऑक्साइड बनता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। मोंड विधि क्या है, तो भाई मोंड विधि से निकेल नामक धातु का निष्कर्षण होता है। एक और याद रखिएगा कि Hg यानी पारा का एक अयस्क है HgS सिनेवार। ये भी पूछा जाता है कि सिनेवार किसका है इसका। और ज़्यादा मतलब अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका ऑलरेडी वीडियो हम बना के डाल दिए हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई, परंतु मेरा तबीयत ठीक हुआ बगल में शादी शुरू, तो हो सकता है आपको नॉइज मिल रहा हो, परंतु आप इस वीडियो को सही तरीके से देखकर समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।